चेक बाउंस के किसी मामले में अगर चेक सपोज 1 करोड़ रुपए का है जो बाउंस हुआ है और उसमें जो रजिस्टर्ड नोटिस भेजी गई है उसमें गलती से 2 करोड़ रुपया लिख गया है। सीधा सा मतलब है कि अगर चेक बाउंस में लिखी हुई धनराशि और डिमांड नोटिस में लिखी हुई धनराशि में फर्क है तो इसका असर क्या पड़ेगा मुकदमे में। इस संबंध में कानून क्या कहता है। इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के द्वारा अभी 19 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज की वीडियो में देखेंगे कि चेक बाउंस से संबंधित कानून क्या है, चेक बाउंस के केसेस को करने का पूरा प्रोसेस क्या है, और जैसा मैंने अभी कहा कि अगर नोटिस में राशि अलग लिख गई है तो उसका असर क्या पड़ेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जिसमें 19 सितंबर को आदेश किया गया, इसमें इसके फैक्ट क्या थे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का आदेश किया गया। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। वैसे मैंने चेक बाउंस के संबंध में काफी पहले डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चेक बाउंस का कानून, चेक बाउंस के केसेस का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपको रिमाइंड कर दूं कि चेक बाउंस का कानून क्या है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में एनआई एक्ट कहते हैं, 1881 का एक्ट है। कोई व्यक्ति जब किसी को किसी लायबिलिटी के तहत चेक जारी करता है और वह चेक बाउंस हो जाता है तो वह व्यक्ति उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। मुकदमा करने से पहले एनआई एक्ट की धारा 130 एक्ट के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की जाती है। उससे पहले 130 एक्ट में 3 क्लॉजेस दी गई हैं, ए, बी और सी। प्रोविजो में इसके ये तीनों क्लॉजेस दी गई हैं। क्लॉज ए में कहा गया है कि चेक को 3 महीने के अंदर ही डिपॉजिट किया जाएगा, या तो फिर उसमें कोई स्पेसिफिक डेट है तो उसमें डिपॉजिट किया जाएगा। क्लॉज बी में कहा गया है कि अगर चेक बाउंस हो जाती है तो बैंक से चेक बाउंस की नोटिस मिलने के बाद 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति को जिसने चेक जारी की थी डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। और क्लॉज सी में कहा गया है कि अगर नोटिस भेजने के यानी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर वह व्यक्ति उस बाउंस चेक की धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ फिर मुकदमा हो जाएगा। मुकदमे के लिए धारा है 142 एनआई एक्ट, जिसके तहत कोर्ट को पावर है संज्ञान लेने का। तो एनआई एक्ट की धारा जो 142 है उसके बी में कहा गया है, उसमें भी अलग अलग सबसेक्शन है। तो बी में कहा गया है कि कोई भी कोर्ट 1 महीने के अंदर संज्ञान नहीं लेगी। 1 महीना कब से काउंट किया जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन एराइज होने से। और कॉज ऑफ एक्शन का एराइज होता है, नोटिस भेजी गई, नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिन के अंदर आप पैसा वापस कर दें। नोटिस आज गई, सपोज 2 दिन में नोटिस मिल जाती है तो नोटिस मिलने के बाद से 15 दिन जोड़ लिया जाएगा और 15 दिन तक अगर वो धनराशि अदा नहीं करता तो मुकदमा दाखिल करने का कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो जाएगा। तो कॉज ऑफ एक्शन एराइज होने के फिर 1 महीने के अंदर चेक बाउंस का मुकदमा किया जा सकता है। यह तो था दोस्तों कानून चेक बाउंस के संबंध में। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई नोटिस भेजी है और उस नोटिस में चेक में जो धनराशि है उससे अलग लिख गई है तो उसका असर क्या पड़ेगा। देखते हैं जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया उसमें क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उस एक्ट में कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रोविजन नहीं है, कोई विशिष्ट रूप से ऐसी धारा नहीं है जिसमें इस तरीके के इशू के बारे में दिया गया हो। लेकिन एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, केस का जिक्र मैं आखिरी के करूंगा, जो केस का टाइटल है उसका नंबर वगैरह क्या है। यह जो मामला था दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ गए थे। इस मामले के फैक्ट ये थे कि इसमें 1 करोड़ रुपए की चेक थी और जो नोटिस भेजी गई उस नोटिस में बाई डिफॉल्ट या बाई मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 2 करोड़ रुपया लिख गया।
तो जिस व्यक्ति पे मुकदमा हुआ था उस व्यक्ति ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करा के मुकदमा लड़ने के बजाय उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो इसके बाद वह व्यक्ति फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लिपिटेशन क्रिमिनल फाइल करता है। 2 स्पेशल लिपिटेशन यहाँ पे फाइल की जाती हैं और इनकी सुनवाई होती है और वही 19 सितंबर को इसमें आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा जाता है कि एनआई एक्ट की धारा 138 के प्रावधान बी के तहत, जो मैंने प्रोविजो बी बताया था, जारी किए जाने वाले नोटिस में उसी राशि का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए चेक जारी किया गया है। साफ साफ कहा कि जितनी की चेक है वही धनराशि नोटिस में लिखी होनी चाहिए। यह अनिवार्य है कि वैधानिक नोटिस में मांग चेक की राशि के बराबर ही हो, मैंडेटरी है, जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई जो बी आर गवई है और जस्टिस एन बी अंजारिया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बहुत महत्वपूर्ण मामला था। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि चेक की राशि से भिन्न राशि का उल्लेख करने वाला, चेक की राशि का उल्लेख न करने वाला नोटिस कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। यानी चेक में अगर 100 रुपया लिखी है, नोटिस में 200 रुपया लिख दिया गया तो इस तरीके की नोटिस मान्य नहीं होगी। जस्टिस अंजारिया द्वारा इसमें अलग से फैसला लिखा गया और डिटेल में कहा गया कि उपरोक्त संबंध में किसी प्रकार की चूक, अर्थात जब प्रावधान बी के नोटिस में चेक की राशि का उल्लेख नहीं किया जाता या नोटिस में वास्तविक चेक राशि से भिन्न राशि का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसा नोटिस कानून की दृष्टि में अमान्य माना जाएगा। प्रावधान बी के अनुसार दंड विधान में एक प्रावधान और अपराध की शर्त होने के कारण नोटिस में अनादरित चेक की राशि का उल्लेख करते समय सटीकता होनी चाहिए। यदि नोटिस में चेक का विवरण दिया गया हो, हालांकि चेक की संबंधित राशि का सही उल्लेख न किया गया हो, तो ऐसी नोटिस को कानून की दृष्टि में वैध नहीं माना जाएगा। तो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ने कहा कि अगर चेक की धनराशि से अलग धनराशि डिमांड नोटिस में लिखी है तो उसको नहीं माना जाएगा। अदालत दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार कर रही थी। जैसा मैंने बताया, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दायर आपराधिक शिकायत इस आधार पर रद्द कर दी गई कि नोटिस में उल्लिखित चेक के अनुसार नहीं थी। कोर्ट ने अमान्य माना। एक और महत्वपूर्ण बात कही, इसमें कुछ पुराने फैसलों का हवाला दिया। एक तो सुमन सेठी बनाम अजय के चूड़ीवाल 2000 का मामला था, उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसका हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि मांग केवल चेक राशि के लिए होनी चाहिए। ब्याज या लागत जैसे अतिरिक्त दावे स्पष्ट रूप से चेक राशि से अलग किए जा सकने योग्य है। यानी जो डिमांड नोटिस में मांग ब्याज जोड़ के जो सब मांग करते हैं, कोर्ट ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि इसमें जो चेक की राशि है उसी का उल्लेख किया जाना चाहिए। एनआई एक्ट की धारा 138 की भाषा में कोई अस्पष्टता या संदेह नहीं है। पूरी धारा को समग्र रूप से पढ़ने और सामान्य ज्ञान का प्रयोग करने पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह स्पष्ट है कि विधायिका का आशय था कि प्रोविजो बी के अंतर्गत दिए गए नोटिस में चेक की राशि की मांग होनी चाहिए। कानून को पूरा डिस्कस किया, विधायिका की मंशा को डिस्कस किया और एक और केस का हवाला दिया। राहुल बिल्डर बनाम अरिहंत फर्टिलाइजर्स 2008 का मामला था और दशरथ भाई विक्रम भाई पटेल बनाम हितेश महेंद्र भाई पटेल, इस मामले का भी उल्लेख किया। इन दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और फाइनली अंत में यह कहते हुए कि इस मामले कानून की कठोरता सख्त होने के कारण बचाव पक्ष का यह तर्क नहीं दे सकता कि नोटिस में उल्लिखित अलग राशि अनजाने में दी गई है। उसमें यह कहा गया कि डिफेंस ने कहा कि भाई नोटिस में जो राशि दी गई थी वो अनजाने में दी गई थी। यानी जो कंप्लेनेंट का एडवोकेट था उसने ये कहा कि अनजाने में ये चेक की नोटिस में राशि अलग लिख गई थी। भले ही नोटिस में चेक संख्या का उल्लेख किया गया हो, क्योंकि राशि अलग है, इसके उक्त राशि के बारे में कोई अस्पष्टता और विभेद पैदा हुआ। नोटिस अवैध और कानून की दृष्टि अनुचित है। नोटिस को रद्द करने का आदेश पूरी तरह से उचित और कानूनी है। हाई कोर्ट ने उसको नोटिस को रद्द कर दिया था, इसको पूरी तरीके से कानूनी माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों ये एक प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया कि चेक की राशि और डिमांड नोटिस की राशि में अगर भिन्नता है तो उसको नहीं माना जाएगा। कैसी लगी ये जानकारी जरूर बताइएगा। यह केस था दोस्तों कावेरी प्लास्टिक बनाम महबूब बाबा बहरुद्दीन नूरुल। ये पूरा डिटेल आपके स्क्रीन पर है। साथियों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में, तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।